एक जंगल में एक पुराने बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा कव्वी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ की खो में एक काला नाग रहता था। हर वर्ष मौसम आने पर कव्वी उस घोंसले में अंडे देती थी। वह सांप मौका पाकर अड़ों को चट कर जाता। जब कौवा कव्वी अपने घोंसले पर लौटते तो अंडों के खोल देखकर बहुत दुखी होते थे। एक बार कौवा कव्वी जल्दी भोजन करके अपने घोंसले पर लौटे तो उन्होंने सांप को देख लिया जो उसके अंडे खा रहा था। अंडे खाकर सांप चला गया। कौवे ने कव्वी को ढांढस बंधाया और बोला कि हमें दुश्मन का पता चल गया है। काफी समय सोचने के पश्चात कौवे ने घोंसला उसी पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर बनाया और कौवी से बोला कि वो सांप ऊपर नहीं आएगा क्योंकि सांप की दुश्मन चील होती है जो आसमान में उड़ती रहती है। उसके डर से सांप ऊपर खुले आसमान में नहीं आएगा। कव्वी ने मौसम आने पर इस घोंसले में अंडे दे दिए। जब सांप ने घोंसले को खाली देखा तो उसने सोचा कि वो ये घोंसला छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। किंतु जब उसने देखा कि कौवा और कव्वी उसी पेड़ के आसपास मंडरा रहे हैं और शाम होते ही उसी पेड़ पर आ जाते हैं, सांप को ये समझते देर नहीं लगी कि अब घोंसला उसी पेड़ के शिखर पर बनाया हुआ है। सांप दूसरे दिन घोंसले की खोज करता हुआ पेड़ के शिखर पर जा पहुंचा। उसने वहां पाया कि अंडों में से चूजे बाहर आ चुके थे। सांप उन्हें घपाघप निकल गया। जब कौवा और कव्वी संध्या के समय अपने घोंसले पर लौटे तो उन्होंने अपने घोंसले में चूजों के नन्हे पंखों के अलावा कुछ ना था। यह देखकर कव्वी का कलेजा दर्द से फटा जा रहा था। कौवे ने उसे किसी न किसी तरह से शांत किया और बोला, हमें विपत्ति देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय मित्र काम आते हैं, हमें भी अपने मित्र लोमड़ी की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया और सारा हाल सुनाया। लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय सुझाया। अगले दिन उस उपाय को काम में लेना था। उसी पेड़ के पास एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के फूल उगते थे। उस सरोवर पर प्रत्येक मंगलवार को राज्य की राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। जब वह स्नान कर रही थी तो कौवे ने जोर जोर काव काव करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और किनारे पर पड़े हुए राजकुमारी के नवरत्न जड़ित हार को लेकर धीरे धीरे उड़ाने लगा। राजकुमारी और उनकी सहेलियों ने आवाज देकर सैनिकों को बुलाया और कहा, वह कौवा मेरा हार ले जा रहा है, उससे मेरे हार को पुनः लेकर आओ। कौवा भी उन सैनिकों को अपने पीछे लाने के लिए धीरे धीरे उड़कर उस पेड़ तक पहुंचा जिस पर वहां रहता था। उसने हार को ऊपर से इस प्रकार गिराया कि हार सीधा पेड़ की खो में जा गिरा। यह सब सैनिक देख रहे थे। जब एक सैनिक ने खोन में देखा तो वह जोर से चिल्लाया और कहा, हटो हटो, खो में एक काला नाग है। तभी उसने खो में भला चलाया। उसमें से एक घायल काला नाग बाहर आया। सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक बार की बात है, किसी शहर के पास एक बड़े मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों पर हो रहा था। उस निर्माण कार्य में बहुत संख्या में मजदूर कार्य में लगे हुए थे। वहां पर लड़कियों का काम अधिक होने के कारण वहां पर लकड़ी चीरने के लिए अधिक मजदूर थे। वहां पर चारों तरफ लकड़ियों के लट्ठे बिखरे पड़े थे। लट्ठे और शहतीर चीरने का काम वहां पर हो रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर के समय का भोजन करने के लिए हमेशा शहर में जाना होता था। जब सभी मजदूर भोजन करने शहर जाते थे तब वहां पर कोई नहीं होता था। एक बार जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर काम को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। वहां पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चीरा हुआ रह गया था।
उस आधे चीरे हुए लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक कीला फंसा दिया था। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस जब काम शुरू हो तो उसमें आरी को आसानी से घुसाया जा सके। उस समय वहां एक बंदरों का झुंड उछल-कूद करता हुआ आया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी था जो बिना कारण ही सभी चीजों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी एक आदत बन गई थी। उस बंदरों के झुंड के राजा ने सभी को यह आदेश दिया कि वहां पर पड़ी चीजों को कोई भी नहीं छेड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ों की तरफ मुड़ गए, लेकिन वह शरारती बंदर सभी की नजरों से अपने आप को बचाकर वहां पड़े लकड़ियों के लट्ठे के पास ही रह गया और वहां पर पड़ी लकड़ियों को छेड़ने लगा। अचानक से उस बंदर की नजर वहां पर पड़े अधचिरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे पर जा बैठा और लट्ठे के बीच में दिए गए कीले को देखने लगा। कीले को देखते देखते उसकी नजर वहां पर रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी को उठाया और वहां पर पड़ी लकड़ियों पर रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी से रगड़ा तो उससे किर्रर किर्रर की आवाज निकलने लगी। जब उसने यह आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और आरी को वहीं पर ही पटक दिया। किर्रर किर्रर की आवाज का बंदरों की भाषा में निखट्टू अर्थ होता है। फिर वापस उसी लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस कीले को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच में से निकाला जाए तो क्या होगा। उस शरारती बंदर ने कीले को बाहर निकालने के लिए अपना जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो दो पार्टों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पार्ट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। वह शैतान बंदर अपना पूरा जोर लगाकर उसे हिलाने में लग गया। जोर लगाने पर वह कीला हिलने लगा तो वह बंदर अपनी इतनी शक्ति देखकर खुश हुआ और वह जोर से उस कीले को हिलाकर सरकाने लगा। इस धींगा-मुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दो पार्टों के बीच में आ गई थी। इसका उस बंदर को पता ही नहीं लगा। ऐसा करते करते वह उत्साहित हुआ और जोर से एक झटका लगाया। झटका लगाते ही वह कीला बाहर आ गया और दो चीरे हुए भाग एक क्लिप की तरह जुड़ गए और इन दो पार्टों के बीच में बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी मजदूरों के लौटने का समय हो गया। उसने मजदूरों को आता हुआ देखा और भागने के लिए जोर लगाया। जोर अधिक लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को ले भागा।